एग्रीकल्चर देखते हैं, देखो झूम कृषि करते हैं हम लोग, तो उसका क्षेत्र देखते हैं। तो पेंडा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। झूम कृषि का ये रूप है पेंडा, आंध्र प्रदेश में कहते हैं। चिमाता, दहिया, बेवर ये मध्य प्रदेश में कहते हैं। चिमाता, दहिया, बेवर कहाँ कहते हैं? मध्य प्रदेश में कहते हैं। झूम पूर्वोत्तर भारत में कहते हैं। कुमारी पश्चिमी घाट में कहते हैं। रोका ब्राज़ील में कहते हैं। हुमा कहाँ कहते हैं? इंडोनेशिया में कहते हैं। चेन्ना श्रीलंका में कहते हैं। पोंडू उड़ीसा में कहते हैं। पूनम कहाँ कहते हैं? केरल में। दीपा छत्तीसगढ़ में। वोलारा कहाँ कहते हैं? राजस्थान में। तो ये हमारे PYQ हैं, सब जो पूछे गए उसी के पॉइंट हैं घटना चक्र के। किसके? घटना चक्र के। तो पेंडा कहाँ कहते हैं? आंध्र प्रदेश में। चिमाता, दहिया, बेवर कहाँ कहते हैं? मध्य प्रदेश में। झूम पूर्वोत्तर भारत में। कुमारी पश्चिमी घाट में। रोका ब्राज़ील में। हुमा इंडोनेशिया में। चेन्ना श्रीलंका में। पोंडू उड़ीसा में। पूनम केरल में। दीपा छत्तीसगढ़ में। और वोलारा राजस्थान में कहते हैं। ये झूम जो स्थानांतरित कृषि है, झूम कृषि के रूप हैं तुम्हारे। उसके बाद कुछ कृषि विज्ञान की शाखाएं, जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर केंचुओं का पालन, ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर केंचुआ पालन, ओलेरीकल्चर सब्जी पालन सब्जी उत्पादन और हॉर्टिकल्चर बागवानी। ये पूछे गए सारे पॉइंट। उसके बाद कृषि में जैव प्रौद्योगिकी देखते थे। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी देखें, बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मिंग देखें, तो जो बीटी कॉटन और बीटी बैंगन ये कीट प्रतिरोधी किस्में हैं। बीटी कॉटन और बीटी बैंगन क्या है? कीट प्रतिरोधी किस्में हैं। फ्लेवर सावर टमाटर, ये फ्लेवर सावर जो टमाटर है अधिक भंडारण क्षमता हेतु विकसित किया गया है। IR8 चावल जो है अधिक उत्पादन के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, फ्रेंकोनिया गेहूँ जो है अधिक उत्पादन के लिए विकसित किया गया है। गोल्डन राइस है अधिक पोषक तत्व के लिए विकसित किया गया है। सुपर बनाना जिसको केला कहते हैं, सुपर केला, ये अधिक बीटा कैरोटीन युक्त केला है। अधिक बीटा कैरोटीन युक्त केला है ये सुपर बनाना, जिसको सुपर केला भी कह सकते हो। उसके बाद मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देखें तो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल है। देखो खरीफ फसल जो है जिसके प्रकार है ये, तो ये खरीफ जो है इनका मानसूनी फसलें होती हैं। रबी क्या होती हैं? शीतकालीन फसलें कहते हैं। और जायद को क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन कहते हैं। और इनकी बुआई कब होती है? तो खरीफ की बुआई होती है जून जुलाई में होती है। और इनकी कटाई कब हो जाती है? खरीफ की सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है। खरीफ में उदाहरण कौन सी फसलें आती हैं? मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग और तिल आ जाते हैं। और उसी प्रकार अगर देखें रबी, तो ये शीतकालीन फसलें होती हैं। इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। इनकी कटाई फरवरी और मार्च में हो जाती है। गेहूँ, सरसों, मटर, चना आ जाता है मुख्य फसलें। जायद तो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, मार्च अप्रैल में बुआई होती है, मई जून में कटाई हो जाती है। तरबूज, कद्दू, मूंग ये सब आ जाते हैं इसमें, किसमें? जायद में आ जाते हैं। उसके बाद देखें कृषि में प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी और फार्मिंग की क्या देखें तुम्हारी, तो जो बीटा कॉटन और बीटी बैंगन तो हमने देखा कि अभी देखा हमने कीट प्रतिरोधी होती हैं। और फ्लेवर सावर टमाटर ये भी अधिक भंडारण, ठीक है, अधिक भंडारण क्षमता के लिए विकसित किया गया है। IR8 चावल हमने देखा भी अधिक उत्पादन के लिए विकसित किया गया है। फ्रेंकोनिया गेहूँ अधिक उत्पादन के लिए विकसित किया गया है। गोल्डन राइस अधिक पोषक तत्व के लिए विकसित किया गया है। सुपर बनाना अधिक बीटा कैरोटीन के युक्त केला है तुम्हारा, ठीक है। अब देख लेते हैं रेशेदार फसलें। देखें रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स देखें तो वो क्या आता है तुम्हारा? जूट आता है, कपास आता है, पटसन और सनई आता है। उद्दीपन फसलें, स्टिमुलेटेंट क्रॉप्स जो आती हैं, काफ़ी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम आता है इसमें। जो उद्दीपन फसलें हैं वो है क्या? काफ़ी है, तंबाकू है, चाय है, गांजा है और अफीम है। चारा फसलें जो फोडर क्रॉप्स जो है हमारी क्या आती हैं? नेपियर है, लेविया है, ज्वार है, रिजिका है, बरसीम है। तो कौन है? नेपियर, इसको कहीं लेविया, ज्वार, रिजिका और बरसीम, ये सब हमारे फोडर क्रॉप्स हैं। जड़े वाली जो फसलें हैं, रूट क्रॉप्स जो हैं, जैसे गाजर है, ये मूली है, चुकंदर, शकरकंद, ये सब जड़ हैं। कौन है तुम्हारा? जड़। देखो जड़ वाली रूट्स क्रॉप है। अगर गाजर पूछे तो क्या है? जड़, मूली जड़ है, चुकंदर जड़ है, शकरकंद जड़ है। तना वाली फसलें, स्टेम क्रॉप्स क्या है? आलू तना है, अदरक तना है, लहसुन है, प्याज है, हल्दी, ये सब तना वाली फसलें हैं। आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी। और तिलहन वाली फसलें देखो तो वही मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम हो गया, ठीक, कुसुम हो गया तुम्हारा, सरसों हो गया और सूरजमुखी हो गया। तो हम एक देख लें, तुम्हारे छूट गया। देखो उद्दीपन वाली फसलें तुम्हारी इसमें ये भी आता है। देखो अफीम के बाद भांग भी है। उद्दीपन फसलें क्या है? काफ़ी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम और भांग। और चारा वाली फसलें नेपियर, लेविया, ज्वार, रिजिका, बरसीम और ल्यूसर्न भी है। क्या है? ल्यूसर्न भी है। तो जड़ वाली फसलें तो हैं गाजर, मूली, शकरकंद,
ठीक है। ये सब क्या है, जड़ है। तना कौन है, आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, ये तना है। तिलहन वाली मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों और सूरजमुखी है। दलहनी फसलें कौन सी हमारी, मटर है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, मसूर है, चना है, बरबट भी दलहनी फसल है। नगद फसलें क्या होती है, जो नकदी फसलें होती हैं, कैश क्रॉप्स, गन्ना है, तंबाकू है, मूंगफली है, चाय है, कॉफ़ी है, कपास। खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल, मक्का। ठीक है। उसके बाद प्रमुख फसलों का वर्णन देख लेते हैं। देखो गेहूँ, यह है तुम्हारा गेहूँ, ऐसा ही होता है ना गेहूँ। कुल इसका क्या है, ग्रेमिनेसी है, कुल है। वनस्पति नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। जलवायु इसकी समशीतोष्ण जलवायु होती है। उत्पत्ति मध्य एशिया में इसका हुआ है। औसत वर्षा 100 सेमी से कम जरूरत होती है इसको, औसत वर्षा 100 सेमी से कम होती है। किस्में इसकी हैं सरबती, राज, लोकमन, यूपी 308, कठिया, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी, सोनालिका, कुंदन, मैक्रोनी, गेहूँ शुष्क प्रदेशों में मानी जाती है। ठीक है, शुष्क प्रदेशों की मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी किस्में, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सरबती, राज, लोकमन, यूपी 308, कठिया, सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, सोनालिका, कुंदन, मैक्रोनी, गेहूँ। ठीक है। विशेष क्या है इसके बारे में कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, गेहूँ है। जबकि राज्य की फसल क्या है, उसको वहाँ की सोयाबीन है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल क्या है, गेहूँ है, लेकिन वहाँ की राज्य की फसल पूछे अगर मध्य प्रदेश की क्या है तो सोयाबीन है। ये हो गया गेहूँ के बारे में। जो टिपिकल गेहूँ है वो राई और, ठीक है, टिपिकल गेहूँ राई और गेहूँ के संकर से वैज्ञानिक द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, राई और संकर गेहूँ का है ये। ठीक, टिपिकल जो है राई और गेहूँ के बीच संकर किया गया, बट टिपिकल गेहूँ आया है। रोग जो है इसमें गेहूँ में कौन लगते हैं, टुंडू रोग लगता है, किट्टू रोग लगता है। ठीक है, किट्टू रोग को रस्ट भी कहते हैं। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। अग्रणी उत्पादक देश चीन, भारत और अमेरिका है। ध्यान रखना गेहूँ के बारे में। ठीक है, उसके बाद चावल आ जाता है, राइस आ जाता है। चावल तुम्हारे इसका कुल जो है ड्रेमिनेसी कुल है इसका। वनस्पति नाम ओराइजा सेटाइवा है। ठीक है, और जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, और इसको राइस तो कहते हैं। ठीक है, और तुम्हारा वनस्पति नाम ओराइजा सेटाइवा है। ये जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, दक्षिण पूर्व एशिया में हुई। उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। वर्षा गेहूँ को 100 से कम चाहिए थी, इसकी 100 से अधिक वर्षा जरूरत होती है चावल को। और इसकी किस्में हैं मही, सुगंधा, रंजित, सब वन, अमर, गोल्डन राइस। विटामिन ए का स्रोत है ये। हंसा, शुष्का, सम्राट, गोविंद इसकी किस्में हैं। इसमें रोग अंगमारी, ब्लाइट रोग लगता है और खैरा रोग लग जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। अग्रणी उत्पादक राज्य देखें तो तुम्हारा पश्चिमी बंगाल है, आंध्र प्रदेश है उसके बाद। ठीक है, और अग्रणी उत्पादक देश देखें तुम्हारा, ठीक है, तो चीन, भारत और इंडोनेशिया है। ठीक है, ये हो गए। मक्का में ऐसा कुल देखो, मक्का है, ग्रेमिनेसी कुल है। वास्तविक नाम तुम्हारा वनस्पति नाम देखें, जिया मेज है। इसमें है पिंटल, टेंड, सरताज, गंगा, अलेवन, डेक्कन। रोग है इसका वाइट वर्ड। रोग क्या है इसका, वाइट वर्ड। किसमें इंपॉर्टेंट है, पिंटल, डेंट, सरताज, गंगा, अलेवन, डेक्कन। रोग क्या है, तो वाइट बर्ड इसमें। केंद्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, 2014 में स्थापित हुआ था। अग्रणी उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। अग्रणी उत्पादक देश क्या है, यूएसए, चीन और ब्राज़ील। ठीक है, फिर चाय है तुम्हारा, कुल है इसका थिएसी कुल है इसका चाय का। किस्में है उलोंग, ग्रीन गोल्ड, दार्जिलिंग, कंगड़ा, बोहिया। रोग इसमें कौन से लगते हैं, गुलाबी रोग, काला बिगलन रोग लग जाता है इसमें। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में है। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में है। भारतीय चाय बोर्ड कलकत्ता में है। अग्रणी उत्पादक राज्य असम है, पश्चिमी बंगाल है। अग्रणी उत्पादक देश देखें तो चीन है तुम्हारे, चीन नहीं चीन होगा, क्या होगा, चीन होगा। चीन है, भारत है, श्रीलंका है। सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन है, केन्या और श्रीलंका। सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन है, केन्या और श्रीलंका है। उसके बाद आता है तुम्हारा ये कॉफ़ी, क्या जाता है, कॉफ़ी। कुल है इसका रुवेसी कुल है इसका। ठीक है, रुवेसी कुल है इसका। किस्में हैं, ठीक है, तुम्हारा ये तुम्हारा अरेबिका जो है उच्च कोट की किस्म होती है। ठीक है, रोबस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है रोबस्टा का। लाइबेरिका भी इसकी किस्म है। ठीक है, तो अरेबिका है ये उच्च कोट की है, और रोबस्टा जो है भारत में सर्वाधिक उत्पादन रोबस्टा का होता है, और लाइबेरिका ये किस्में हैं इसकी। केंद्रीय काफ़ी अनुसंधान केंद्र क्या है, चिक्कमंगलुरु में, चिक्कमंगलुरु। ठीक है, केंद्रीय काफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चिक्कमंगलुरु में है। अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है, कर्नाटक है, केरल है। ठीक है, कर्नाटक और केरल है। अग्रणी उत्पादक देश क्या है, ब्राज़ील और कोलंबिया है। ठीक है, ये हो गए कॉफ़ी के बारे में। तो ये कॉफ़ी के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी अनुसंधान क्या है, चिक्कमंगलुरु, ये मतलब कर्नाटक में है। और काफ़ी बोर्ड भी कर्नाटक के बेंगलुरु में ही है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, काफ़ी बोर्ड जो है तुम्हारा, काफ़ी बोर्ड भी
कर्नाटक के बेंगलुरु में है और केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र भी चिक्कामंगलुरु कर्नाटक में ही है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अग्रणी उत्पादक ब्राजील और कोलंबिया है, राज्य में कर्नाटक और केरल हैं, ठीक है। सोयाबीन देख लेते हैं। सोयाबीन है तुम्हारा कुल का है लेग्यूमिनेसी, इसका भी कुल लेग्यूमिनेसी कुल है। वनस्पति नाम इसका क्या है, ठीक है, ग्रेलाइसिन मैक्स है। ग्रेलाइसिन मैक्स है, किसमें है, पालम, PS 1024, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र क्या है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। अग्रणी उत्पादक देश देखें तो USA है, फिर ब्राज़ील है, फिर अर्जेंटीना है। ये इंपॉर्टेंट हो गया काफ़ी के बारे में। फिर रबर के बारे में देखें तो ये रबर का पेड़ है तुम्हारा, ठीक है। कुल इसका क्या है तुम्हारा, स्पर्ज, जिसको ठीक है, एजलू भी बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय रबर अनुसंधान केंद्र क्या है, कोट्टायम, केरल में है। केंद्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम के केरल में है। अग्रणी उत्पादक राज्य देखें केरल और तमिलनाडु है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु है। अग्रणी उत्पादक देश देखें तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है और फिर भारत नंबर आता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के बाद भारत नंबर आता है। रबर लेटेक्स पौधे से निकाला जाता है। रबर किससे निकाला जाता है, लेटेक्स पौधे से निकाला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रबर के बारे में हो गया। कपास, ये देखो कपास है तुम्हारा पेड़, ठीक है। कपास क्या है, कुल है, मालवेसी कुल है इसका, किसमें है, श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का है नागपुर, महाराष्ट्र में है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का है नागपुर, महाराष्ट्र में है। अग्रणी उत्पादक देश देखें तो चीन, USA और भारत है। चीन, USA और भारत अग्रणी उत्पादक हैं। ये किसमें है, श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। और कपास अनुसंधान केंद्र का है नागपुर और महाराष्ट्र में, ठीक है। नागपुर, महाराष्ट्र में अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। उसके बाद तंबाकू देखें तो तंबाकू वनस्पति नाम है इसका निकोटियाना। जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु इसको चाहिए तंबाकू को। यह है पेड़, उसका उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी। किसमें है इसकी, निकोटियाना रेटिस्का, निकोटियाना टबेकम। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में है। अग्रणी उत्पादक राज्य देख लें तो आंध्र प्रदेश और गुजरात ही हैं। आंध्र प्रदेश और गुजरात ही हैं, क्योंकि अनुसंधान केंद्र ही आंध्र प्रदेश में, राजमुंदरी में। तो उत्पादक भी है आंध्र प्रदेश और गुजरात। फिर अग्रणी उत्पादक देश चीन है, ये चीन है, USA और भारत। अग्रणी उत्पादक देश कौन है, चीन नंबर 1 पे, फिर USA और फिर भारत है तंबाकू का। उसके बाद गन्ना आ जाता है हमारा। गन्ना का कुल पुएसी है, क्या है तुम्हारा, पुएसी कुल है। ग्रास फैमिली में आता है गन्ना। वनस्पति नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम इसका वनस्पतिक नाम है। जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उत्पत्ति इसकी भारत में ही हुई थी गन्ना की। किसमें है, बाहुबली और श्रीमुखी। गन्ना अनुसंधान केंद्र का है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ही है। अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अग्रणी उत्पादक देश देखें तो ब्राज़ील और भारत। उसके बाद चीन का नंबर आता है, ब्राज़ील, भारत और फिर चीन। उसके बाद मूंगफली देखें तो देखो मूंगफली है, ठीक है। मूंगफली का कुल भी लेग्यूमिनेसी है। वनस्पतिक नाम एराकिस हाइपोजिया है। इसका वनस्पतिक नाम है। जलवायु इसकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसी किस्म में देखें तो कौशल है, चंद्रा है, चित्रा है, विक्रम है। कौशल, चंद्रा, विक्रम और चित्रा। इसका केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जूनागढ़, गुजरात में है। केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जूनागढ़, गुजरात में है। अग्रणी उत्पादक राज्य देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र। अग्रणी उत्पादक देश देखें तो चीन, भारत और USA। अग्रणी उत्पादक राज्य देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र हैं। अग्रणी उत्पादक देश देखें तो चीन, भारत और USA है, ठीक है। ये मूंगफली के बारे में हो गया। पौधे या फसलों में होने वाले रोग देख लें तो गेहूँ में टुंडू रोग, किट्टू रोग, जो किट्टू रोग को रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तम्बाकू में मोजेक हो जाता है, ठीक है। गन्ना में क्या हो जाता है, लाल सड़न, रेड रॉट रोग है। गन्ना में क्या है तुम्हारा, गन्ना में लाल सड़न, रेड रॉट रोग बोलते हैं। अरहर में तुम्हारा तना सड़न, जिसको स्टीम रोट बोलते हैं। अरहर में तना सड़न। आलू में बिल्ट रोग या वार्ट रोग हो जाता है। कपास में ब्लैक आर्म रोग हो जाता है। धान में अंगमारी, खैरा रोग, 2 रोग होते हैं। अंगमारी को ब्लाइट बोलते हैं, खैरा रोग। और केला में बंकी टाप रोग। मटर में मार्स रोग। मूंगफली में टिक्का रोग। बाजरा में इरगाट रोग, अरगाट भी कहीं के लिखा रहता है। नींबू में डाईबैक रोग। तो देखो तुम्हारा गेहूं में टुंडू या किट्टू रोग, तंबाकू में मोजेक, गन्ना में सड़न, लाल सड़न रोग, रेड रॉट रोग, अरहर में तना सड़न रोग, आलू में बिल्ट रोग या वार्ट रोग, कपास में तुम्हारा ब्लैक आर्म रोग, धान में अंगमारी या खैरा रोग,
केला में बंकी टाप, मटर में मार्स, मूंगफली में टिक्का रोग, बाजरा में इरगॉट और नींबू में डाइवेक रोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोग है जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं। कृषि से संबंधित क्रांतियाँ देख लेते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए चालू थी, इसको संबंधित व्यक्ति है इसमें स्वामीनाथन। कौन है संबंधित व्यक्ति? स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित थी, इसका वर्गीज कुरियन संबंधित व्यक्ति है इसमें। लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है, इसमें विशाल तिवारी संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित व्यक्ति विशाल तिवारी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, इसके संबंधित व्यक्ति क्या हैं? सैम पैत्रोदा। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा मछली से, ठीक है, संबंधित है, दुर्गेश पटेल। तो हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए स्वामीनाथन संबंधित है इससे। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए वर्गीज कुरियन संबंधित हैं। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से विशाल तिवारी संबंधित व्यक्ति हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है, सैम पैत्रोदा संबंधित है इससे। नहीं, पीली क्रांति केवल तिलहन उत्पादन से है, इससे सैम पैत्रोदा संबंधित हैं। और गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, दुर्गेश पटेल संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, गुलाबी क्रांति। और उसके बाद नीली क्रांति है मछली उत्पादन से संबंधित है, अरुण कृष्णन संबंधित व्यक्ति हैं। जनक इसके समझ लीजिए। ठीक है, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए अरुण कृष्णन जनक है इसके। सुनहरी क्रांति बागवानी संबंधित है, इसके भी क्या है तुम्हारे? स्वामीनाथन जनक हैं। ठीक है, और बागवानी मतलब इसको फल उत्पादन भी बोलते हैं। ठीक, सुनहरी क्रांति बागवानी मतलब फल उत्पादन। ठीक है, संबंधित व्यक्ति क्या है तुम्हारे? स्वामीनाथन। और वो भी है निपेक टुटेजा भी है। ठीक, स्वामीनाथन निपेक टुटेजा। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित व्यक्ति है इंदिरा गांधी। रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित व्यक्ति है इंदिरा गांधी। ठीक है, काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम के उत्पादन से। सिल्वर फाइबर यह है कपास उत्पादन से। गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन से। ग्रे क्रांति फर्टिलाइजर से, मतलब ग्रे क्रांति, ठीक है, क्या तुम्हारी? फर्टिलाइजर से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया। और भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। मीठी क्रांति शहद उत्पादन से। ये प्रमुख क्रांतियाँ हो गई। उसके बाद कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं जो पूछे गए परीक्षाओं में अभी तक। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहट असम में। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र है बैरकपुर या कलकत्ता में है, बैरकपुर कलकत्ता में है। और तुम्हारा केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। ठीक है, केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र है जूनागढ़ गुजरात में। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। ठीक है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर जो कोलकाता में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र नागपुर में। केंद्रीय तुम्हारा मूंगफली अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ गुजरात में। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है तुम्हारा? इंदौर में। ठीक, सारे अनुसंधान केंद्र हैं तुम्हारे ये। और अनुसंधान केंद्र केंद्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पुणे में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र एक कर्नाटक में ही है, चिक्कमंगलुरु में। ठीक है, चिक्कमंगलुरु में। केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है। केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है। केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदुरई आंध्र प्रदेश में। कहाँ? राजमुंदुरई आंध्र प्रदेश में है। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान में। सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान में है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र में है। अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर बिहार में है। ठीक है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर बिहार में है। केंद्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में। ठीक है, 2014 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय मक्का अनुसंधान नई दिल्ली में है, 2014 में स्थापित हुआ। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र प्रमुख देख लें जो पूछे गए परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र लीमा पेरू में है। लीमा पेरू में आलू अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय। और तुम्हारा कुछ देखें तुम्हारी, ठीक है, ये अभी तक पूछे गए। फिर प्रमुख फसल प्रजातियाँ देख लेते हैं। तो देखो गेहूँ की प्रजातियाँ देखी जाए तो सरबती है, राज है, लोकमन है, यूपी 308 है, कठिया सुजाता है, कल्याण सोना है, मैक्रोनी है, सोनालिका है, कुंदन है, ड्यूरम है। ये सब गेहूं की हैं। कौन सी? सरबती, राज, लोकमन, यूपी 308, कठिया सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी, सोनालिका, कुंदन, ड्यूरम, ये गेहूं की हैं। धान की देखो मही सुगंधा, पूसा सुगंधा, रंजीत सब, स्वर्ण सबवन एवं बहादुर सबवन, संबा, मसूरी, अमन, काली मूछ, बरानी दीप, बोरो, जया, पद्मा।
कृष्णा, गोल्डन राइस, ये विटामिन के लिए फेमस है। और हंसा है, शुष्क सम्राट है, गोविंद है, ये सब तुम्हारी धान की प्रजातियां हो गई। सोयाबीन की देखो तो पालम है, PS 1024 है, समृद्धि है, प्रसाद है, प्रतिकार है। ये सोयाबीन के लिए है, पालम, PS 1024, समृद्धि, प्रसाद और प्रतिकार। चना के लिए है वैभव, विशाल, काबुली, मैक्सिकन बोल्ड चना है, श्वेता है, गौरव है, राधे है। चना की है वैभव, विशाल, काबुली, मैक्सिकन बोल्ड, श्वेता, गौरव और राधे, एक चना की हो गई। फिर कुछ फसल हैं और उनकी प्रजातियां और भी हैं। देखो ज्वार की है पीला आंवला, लौकुश, विदिशा, 61। तो पीला आंवला तुम्हारी ज्वार की प्रजाति, ध्यान रखना। ज्वार की प्रजाति पीला आंवला, लौकुश, विदिशा, 61। सरसों जो है तुम्हारा, सरसों की है वरुणा, पूसा गोल्ड, जय किसान, पीताम्बरी। सरसों की है वरुणा, पूसा गोल्ड, जय किसान, पीताम्बरी। मूंगफली की है कौशल, चंद्रा, चित्रा। मूंगफली कौन है? कौशल, चंद्रा, चित्रा। कपास की है श्यामली, सुवनी, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। कपास की है श्यामली, सुवनी, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी। अरहर की है बहार, अमर, आज़ाद, मालवी, चमत्कार, पारस। ये अरहर की है बहार, अमर, आज़ाद, मालवी, चमत्कार, पारस। मटर की है अर्पण, ठीक है, पत्ती विहीन प्रजाति है अर्पणा, ये मटर की है अर्पणा, पत्ती विहीन प्रजाति है। और प्रकाश ये मटर की हो गई। रेशम की है टसर, इरी, मूंगा, ओक। टसर, इरी, मूंगा, ओक किसकी है? रेशम की। अमरूद की ललित, नई प्रजाति है, अभी ललित बनी है, ठीक है, ललित नई प्रजाति, लेटेस्ट प्रजाति है अमरूद की। आलू की कुफरी, चिप्सोना, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है कुफरी चिप्सोना आलू की। कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका, ये है आलू की। कुफरी चिप्सोना, कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका, ये आलू की हो गई। आंवला की देखो कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी, कृष्णा। ये आंवला की कंचन है, प्रतापगढ़ है, बनारसी है, कृष्णा है, ये किसकी है? आंवला की। आम की देखो आम्रपाली है, ये दशहरी और नीलम आम का संस्करण करके बनाई गई है। दशहरी और नीलम के भी संस्करण करके आम्रपाली बनाई गई है। नूरजहाँ है, सुंदरजा है, सुंदरजा भी आम की प्रजाति है। अल्फांसो है, सिंधु एकमात्र बीज रहित प्रजाति है आम की, ठीक है। रत्ना है, नीलम और अल्फांसो का संकलन करके बनाई गई है। ये रत्ना जो है नीलम और अल्फांसो का संकलन करके बनाई गई है। गन्ना की देखो बाहुबली और श्रीमुखी, गन्ना की प्रजाति क्या है? बाहुबली और श्रीमुखी। भिंडी की है काशी लालिमा, लाल भिंडी की प्रजाति है काशी लालिमा। अब देखो ये है वैज्ञानिकों ने हाल ही में ड्यूरम गेहूं की प्रजाति विकसित की है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो ये ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है जिसको वैज्ञानिकों ने हाल ही में विकसित की है। इसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है ड्यूरम में, ठीक है। किसी प्रजाति है? गेहूं की। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद फसलों के जन्म स्थान है, ठीक है। ओल्ड, देखो ओल्ड वर्ल्ड फसल है और न्यू वर्ल्ड फसल है। देखते हैं कौन सी ओल्ड वर्ल्ड फसल, न्यू वर्ल्ड फसल। देखो फसल दो प्रकार के होते हैं। ओल्ड वर्ल्ड क्या है? देखो ओल्ड वर्ल्ड में देखो तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक साथ ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। किसको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक साथ में क्या कहते हैं? ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। और जिन फसलों की उत्पत्ति इन महाद्वीपों में हुई है उन्हें ओल्ड वर्ल्ड फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड वर्ल्ड फसलें कहते हैं। किन महाद्वीपों में? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों को ओल्ड महाद्वीप कहा जाता है। और जिनकी उत्पत्ति यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हुई उन्हें ही ओल्ड फसल कहते हैं। जैसे गेहूं है, धान है, चाय है, सोयाबीन है, गन्ना, अरहर, बाजरा, कॉफ़ी, ये ओल्ड फसलें हैं। कौन सी? गेहूं, धान, चाय, सोयाबीन, गन्ना, अरहर, बाजरा और कॉफ़ी, ये ओल्ड फसलें हैं। न्यू वर्ल्ड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को एक साथ न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं? न्यू वर्ल्ड कहते हैं। और यहाँ जिनकी उत्पत्ति हुई है उन फसलों को हम क्या कहते हैं? न्यू वर्ल्ड फसलें कहते हैं। तो न्यू वर्ल्ड फसलें फिर हैं कौन? मक्का, कपास, रबर, आलू और तम्बाकू, याद रहेगा। मक्का, कपास, रबर, आलू और तम्बाकू। तो न्यू वर्ल्ड वही है। उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो यहाँ तो जो फसलें पैदा हुई हैं उनको न्यू वर्ल्ड फसल बोलते हैं। वो है कौन? मक्का, कपास, रबर, आलू और तम्बाकू हो गया, ठीक है। अब मुख्य फसलों के जन्म स्थान देख लेते हैं। तो गेहूं का मध्य एशिया है, गेहूं का मध्य एशिया है। धान का भारत और इंडोनेशिया है, धान का क्या है? भारत और इंडोनेशिया है। चाय का चीन है, आलू का पेरू है, और ठीक है, गेहूं का मध्य एशिया है। गन्ना का भारत है, ज्वार का भारत है, कपास का दक्षिणी अमेरिका है, रबड़ का ब्राज़ील है। तो गेहूं का मध्य एशिया, धान का भारत और इंडोनेशिया, चाय का चीन, आलू का पेरू, गेहूं का मध्य एशिया, गन्ना का भारत, ज्वार का भारत, कपास का दक्षिण अमेरिका, रबड़ का ब्राज़ील, ठीक है। और फसल देख लेते हैं। उन्हीं जन्म स्थान सोयाबीन का चीन है, बाजरा का अफ्रीका है, मक्का का मध्य अमेरिका है, तम्बाकू का दक्षिण अमेरिका है, कॉफ़ी का इथियोपिया, अफ्रीका जिसे बोलते हैं। सोयाबीन का चीन, बाजरा का अफ्रीका, मक्का का मध्य अमेरिका, तम्बाकू का दक्षिण अमेरिका, कॉफ़ी का इथियोपिया जिसे अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है। फसलों का स्थानांतरण देख लेते हैं। तो वही है तुम्हारा न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है।
तो न्यू वर्ड टू वर्ड, ठीक है, न्यू वर्ड से टू ओल्ड वर्ड आई हैं, ये न्यू वर्ड से ओल्ड वर्ड आई हैं। तो मक्का न्यू वर्ड से पुराने वर्ड में गई, ठीक है। और आलू है, तम्बाकू है, लाल मिर्च है, रबर है और कपास है। तो न्यू वर्ड से ओल्ड वर्ड कौन फसलें गई हैं? मक्का, आलू, तम्बाकू, लाल मिर्च, रबर और कपास। और ओल्ड वर्ड से न्यू वर्ड को कौन सी फसलें गई हैं? गेहूँ, धान, काफ़ी, चाय, सोयाबीन और बाजरा। तो ये पुरानी ओल्ड वर्ड से न्यू वर्ड कौन सी गई हैं? गेहूँ, धान, कॉफ़ी, चाय, सोयाबीन और बाजरा, ठीक है। विश्व की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं देख लेते हैं। तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है? डेनमार्क में, ठीक है। तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है? डेनमार्क में होता है। वाणिज्य अन्न उत्पादन कहाँ होता है? अर्जेंटीना में होता है। वाणिज्य बागवानी कृषि कहाँ होती है? मलेशिया में। वाणिज्य फल उत्पादन कहाँ होता है? फ्रांस में। ये हम पहले भी नोट्स में अपने पढ़ चुके हैं वीडियो में, ठीक है। इसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं, ठीक है। वाणिज्य दुग्ध उत्पादन डेनमार्क में है। वाणिज्य अन्न उत्पादन अर्जेंटीना में है। वाणिज्य बागवानी कृषि मलेशिया में है। वाणिज्य फल उत्पादन फ्रांस में है। क्योंकि ये घटना चक्र वाला नोट्स बनाया, हमने सोचा एक बार और उसको दोहरा लिया जाए। खुद के नोट्स तो हमने पढ़ाई चुके हैं, ठीक है। फिर है आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है। आलू को क्या कहते हैं? गरीबों का मित्र कहा जाता है। गुजरात के आणंद शहर में शहद परीक्षण प्रयोगशाला हनी टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया गया है। गुजरात के आणंद शहर में शहद परीक्षण प्रयोगशाला हनी टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और अर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को 2020 ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को क्या कहा? 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मान्यता दी है। खरगोन में जैविक कपास अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। खरगोन में जैविक कपास अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। छिंदवाड़ा जिले में मोती की खेती की जाएगी। छिंदवाड़ा जिले में मोती की खेती की जाएगी, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा? भारतीय कृषि देख लेते हैं। भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुवाई की जाती है। रबी फसल, इनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में होती है, हम जानते हैं, ठीक है। प्रमुख फसलें हैं इसकी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि हैं, ठीक है। खरीफ फसल, इसकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि हैं। जायद फसलें मार्च जून में बोई जाती हैं। ग्रीष्मकालीन फसलें हैं ना, और इनमें प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां आती हैं जायद फसलों में। देखो, मैक्रोनी गेहूं फसल असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मैक्रोनी गेहूं क्या है? जहां असिंचित क्षेत्र, ठीक, असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। रस्ट गेहूं की फसल का एक रोग है, ठीक। रस्ट किसका रोग है? गेहूं की फसल का। कल्याण सोना गेहूं की उन्नत किस्म है, ठीक है। ट्रिटिकेल जो है गेहूं और राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। गेहूं और राई के बीच जो संकर किया गया उससे ट्रिटिकेल पैदा हुआ है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर गेहूं आता है, ठीक है। पहले नंबर पे चावल आता है। चावल की किस्में उगाने का समय क्या है? ये कुछ चावल की किस्में हैं जो जिनके उगाने का समय है। देखो, चावल की किस्म जो अमन है वो जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। आस या कार जो है ये मई जून में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। बोरो या दौल जो है नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो अमन जून जुलाई में बोना, नवंबर दिसंबर में काटना। औस या कार या मई जून में बोना और सितंबर अक्टूबर में काटना। बोरो या दौल नवंबर दिसंबर में बोना, मार्च अप्रैल में काटना। चावल की प्रमुख किस्में हैं तुम्हारी जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना। ये चावल की प्रमुख किस्में हैं। तो ये किस्में कौन सी? जमुना है, करुणा है, जया है, कांची है, जगन्नाथ है, कृष्णा है, कावेरी है, हंसा है, विजया है, पद्मा है, अन्नपूर्णा है, बाला है और रत्ना है। ये प्रमुख किस्में हो गई चावल की। और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नीलहरी शैवाल जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नीलहरी शैवाल कहते हैं। और एजोस्पिरिलियम और फास्फोबैक्टीरिया एजोला आदि जो है चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको नीलहरी शैवाल बोलते हैं, एजोस्पिरिलियम, ठीक है, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला, ये सब क्या है? चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक का काम करते हैं। वैश्विक स्तर पर मक्का को हम क्या कहते हैं? अनाज की रानी कहा जाता है। अनाज की रानी किसे कहते हैं? मक्का को कहते हैं। वर्तमान में मक्का का उपयोग जैव ईंधन के रूप में भी होने लगा है। नकदी फसलें देखो, नकदी फसलों में हमने देखा है क्या आता है तुम्हारा? गन्ना आता है, कपास आता है, जूट आता है, तंबाकू आता है, तिलहन आता है, ये सब आते हैं ना। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें क्या होता है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। किसमें? काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ ह्यूमस की क्या होती है? कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ को क्या बोलते हैं? ह्यूमस, इसकी कमी पाई जाती है।
ठीक है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। कपास भारत का देशज पौधा है। कपास क्या है? भारत का देशज पौधा है। जूट भारत में कपास के बाद एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर फसल है। जूट जो है कपास के बाद भारत में महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर फसल है। पश्चिमी बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में अधिक जूट पैदा किया जाता है। चीनी उत्पाद प्रक्रम में शीरा एक उत्पोद, ठीक है, उपोत्पाद है। जब चीनी हम बनाते हैं तो शीरा उसके द्वारा उसमें एक उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। प्राप्त खोई का उपयोग भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। जो खोई प्राप्त होती है उसका उपयोग हम भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। फिर है चीनी का निर्माण मात्र गन्ने रस से ही नहीं, अभी तो चुकंदर से भी किया जाता है, ठीक है। चुकंदर से भी चीनी का निर्माण किया जाता है। वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित हुई थी। तो प्रथम मिल 1903 में बनी थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के प्रतापपुर में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में पहली चीनी मिल 1903 में खोली गई थी। गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। गन्ने में प्रजनन का कार्य कहाँ किया जा रहा है? कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर है कहाँ? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बनाया गया। 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बनाया गया। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें तुम्हें जानते हैं कौन सी हैं? तुरैया है, सरसों है, तिल है, अलसी है, सोयाबीन है, सूर्यमुखी है, मूंगफली है। तो तिलहनी फसलें कौन सी हैं? तुरैया, सरसों, ठीक है, और तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली है। मूंगफली की फसल में जिप्सम की आवश्यकता अधिक होती है। मूंगफली अगर बोना है तो वहाँ पर मिट्टी में जिप्सम की आवश्यकता होगी, जिप्सम की, ठीक है। मूंगफली मृदा या मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करने वाली लिग्यूमिनेसी कुल की फसल है। तो मूंगफली क्या करती है? मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है और ये लिग्यूमिनेसी कुल की फसल है मूंगफली, ठीक है। मूंगफली की उत्पत्ति ब्राज़ील में मानी जाती है। तिलहन फसलों में इसका प्रमुख स्थान है। पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पेगिंग किसमें होती है? मूंगफली की फसल में होती है और मूंगफली की एक लाभकारी प्रक्रिया है। कर्नाटक शाहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक है। कर्नाटक क्या? शाहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक है। मूंगा रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। मूंगा रेशम कहाँ पैदा होता है? असम में सबसे अधिक पैदा होता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य है, ठीक है। केंद्रीय रेशम बोर्ड कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ है? कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश भारत है। तो रेशम की जो 5 व्यापारिक फसलें हैं, किस्में हैं, वो सभी भारत में उत्पादित होती हैं, ठीक है। प्रमुख दलहनी फसल अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई है। जो प्रमुख दलहनी फसल अरहर है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारतवर्ष में ही हुई है। अरहर की फसल में मुख्य रूप से उकठा रोग लगता है। कौन सा उकठा रोग अरहर में लगता है? यह फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। तो जो अरहर का उकठा रोग है ये फ्यूजेरियम नामक कवक के द्वारा ही फैलता है, ठीक है। चना रबी ऋतु में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चना भी रबी ऋतु में उगाई जाती है और ये महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चने की खेती के लिए हल्की दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी होती है, ठीक है। चने की फसल में लगने वाले कीट व रोग कौन से हैं? दीमक लग जाता है, कटवर्म लग जाता है, फली छेदक लगता है, झुलसा रोग लग जाता है, उकठा रोग जाता है। तो ये तुम्हारा चने में लगते हैं कौन से? दीमक, कटवर्म, फली छेदक, झुलसा रोग और उकठा रोग लगते हैं तुम्हारे। उकठा रोग को विल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर है मटर, एक फूल धारण करने वाली द्विबीजी पत्री पौधा है। मटर जो है एक फूल धारण करने वाली द्विबीजी पत्री पौधा है। अर्पणा मटर की पत्री विहीन प्रजाति है। अर्पणा जो मटर की प्रजाति है उसमें पत्ती नहीं आती, ठीक है। मटर की फसल में मुख्यतः 3 तरह के कीट लगते हैं। तने की मक्खी वाले कीट लग जाते हैं, फली बेधक कीट लग जाते हैं और माहू कीट लग जाते हैं। ये मटर में लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। बागाने फसल पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें क्या है? चाय है, कहवा है, रबड़ है, नारियल है। भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्में अरेबिका और रोबस्टा पैदा की जाती है। कौन से? अरेबिका और रोबस्टा पैदा की जाती है, ठीक। कहवा को हम कॉफ़ी बोलते हैं, ध्यान रखना। कहवा क्या बोलते हैं? कॉफ़ी। कॉफ़ी तो भारत में कॉफ़ी की 2 फसलें होती हैं, अरेबिका और रोबस्टा होती हैं, ठीक है। भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा
7 धारा 7 के द्वारा कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया था। तो ये पूछ लेगा कभी, सांविधिक अधिनियम कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 7 के अधीन कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, कॉफ़ी का मूल स्थान अबिसिनिया है। क्या है? अबिसिनिया इसका कॉफ़ी का मूल स्थान क्या है? अबिसिनिया है। अरेबिका कॉफ़ी की उच्च कोटि की किस्म है, हमने पीछे पढ़ा भी। अरेबिका क्या है? कॉफ़ी की उच्च कोट की किस्म है। चाय के लिए अब काफ़ी खत्म हो गया, अब चाय के बारे में पढ़ेंगे। चाय के लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। चाय के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? आर्द्र जलवायु चाय के लिए उपयुक्त होती है। भारत विश्व में चाय का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। तो रबड़ के बारे में देखें तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। आम भारत का मुख्य फल है जो फलों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विटामिन ए, सी, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कौन से तत्व मिलते हैं भरपूर मात्रा में आम में? तो विटामिन ए मिलती है, विटामिन सी मिलती है, कैल्शियम मिलता है और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भी मिलते हैं आम में। आम की बीज रहित एक प्रजाति है जिसे हम क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। सिंधु जो है विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है आम की। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 1971 में दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। तो ये आम्रपाली किस्म किससे विकसित की है? किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 1971 में विकसित की गई है। दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2 है। ठीक है, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2 है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर में होता है। इसे जाफरान भी कहते हैं। तो केसर जिसको सैफरॉन बोलते हैं, इसका वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू और कश्मीर में होता है। इसको जाफरान भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हरित क्रांति के बारे में देखें तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 को संयुक्त राज्य अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। आइओवा प्रांत में हुआ था 1914 में। ठीक है, मैस्को उनका कर्म क्षेत्र रहा। मैस्को क्या रहा? उनका कर्म क्षेत्र रहा। और इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों में से भारत, पाकिस्तान, मैस्को सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दुगना हो गया था। ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है, मैस्को सहित तमाम देशों में जो इन्होंने गेहूं की प्रजाति विकसित की, उससे गेहूं का उत्पादन क्या हो गया? दुगना हो गया। भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं को मिला। किसको मिला? गेहूं को मिला था। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद प्रमुख क्रांतियाँ और उनसे संबंधित वस्तुओं का विवरण हम देख लेते हैं। तो सुनहरी क्रांति हमारी फल एवं सब्जी उत्पादन से, जिसको उद्यान कृषि भी बोलते हैं। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से, जिसको उद्यान कृषि भी बोलते हैं। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। गोल क्रांति आलू से। पीली क्रांति तिलहन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज से। गुलाबी क्रांति किससे? प्याज से। नीली क्रांति मत्स्य से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि अगर देखें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? प्रथम है। उत्तर प्रदेश एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, वो भी कहाँ है? गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश का मुख्य आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के महोबा में है। ठीक है, एफएओ स्टेट, ठीक है, 23/12/2020 तक की स्थिति के अनुसार संसार में भैंसों के संदर्भ में भारत का पहला स्थान है। भारत का क्या है? पहला स्थान भैंसों के संबंध में। पशुओं तथा बकरियों में दूसरा है। पशुओं तथा बकरियों में दूसरा है। भेड़ों के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा है। ठीक है, एफएओ का स्टेट जो है 23 और 12/2020 का डाटा है ये। भैंसों में भारत नंबर 1 पे है। पशुओं और बकरियों में दूसरे नंबर पे। भेड़ों में तीसरे नंबर पे है। अंगोरा बकरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अंगोरा बकरी के किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊन के लिए। तो इस अंगोरा बकरी से हमने देखा था जो ऊन मिलती है उसको मोहेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहेर बोलते हैं। और अंगोरा ऊन जो मिलता है वो खरगोश से मिलता है, भी ध्यान रखना। जमुनापारी भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। ठीक, जमुनापारी भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध क्या है? दूध से है, दूध उत्पादन से। डेयरी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन नंबर क्या है? देश में प्रथम है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई थी। तो 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही की गई थी 1938 में। ठीक है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन NHM एक केंद्र प्रायोजित
योजना है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना है, 2005-6 के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है। कृषि विपणन, ठीक है। कृषि विपणन क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? तुम्हारी सेवाओं की एक श्रृंखला है जिसमें कृषि उत्पाद अपने प्रारंभिक बिंदु खेत से ना, प्रारंभिक खेत से अंतिम बिंदु उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। ये इसको बोलते हैं कृषि विपणन बोलते हैं। ठीक है। विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत जिन कार्यों को समाहित किया जाता है वे हैं फसल की कटाई करना, ग्रेडिंग करना, फिर पैकिंग करना, फिर परिवहन करना, फिर भंडारण करना, फिर प्रसंस्करण करना, फिर वितरण करना, फिर विज्ञापन करना और फिर विक्रय करना। ये पूर्ण देता है विपणन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। विपणन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो फसल का काटना, ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, परिवहन करना, भंडारण करना, प्रसंस्करण करना, वितरण करना, विज्ञापन करना और विक्रय करना। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको नाफेड बोलते हैं, एक सहकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की थी। पूछ देगा कि नाफेड की स्थापना कब की थी? 2 अक्टूबर 1958 को। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की थी। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना 1987 में की। इसको ट्राइफेड अंग्रेजी में बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना कब की थी? 1987 में। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में ट्राइफेड क्या बोलते हैं? ट्राइफेड, ध्यान रखना। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत की गई थी। भारत सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय राज्य स्तर की सहकारी संस्था के रूप में इसकी की गई थी स्थापना। ठीक है। ट्राइफेड की स्थापना देख लो 1984 में। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। किस अधिनियम से? बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम 1984 से। तो 1987 ध्यान रखना और यह अधिनियम 1984 ध्यान रखना। ठीक है। सहकारी विपणन समितियां 3 स्तरों पर कार्य संचालन करती हैं। राज्य स्तर पर और राज्य सहकारी समितियां ठीक होती हैं, और जिला स्तर पर केंद्र सहकारी समितियां होती हैं, और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां। तो इसके बारे में हमने वीडियो पीछे बनाया है, हमने पढ़ा है। ठीक है। परीक्षा वाली का नोट्स पढ़ा है हमने। ठीक है। तो राज्य स्तर पर कौन सा होता है? राज्य सहकारी समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी समितियां तथा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां काम करती हैं। वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, एपीसी की। 1965 में एपीसी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। ठीक है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी और 1985 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। ठीक है। फिर परीक्षा उपयुक्त देख लेते हैं। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ है? ये तुम्हारा नई दिल्ली में है। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में किया गया। भारत में फसल बीमा योजना का प्रारंभ 1985 में किया गया। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई वर्ष 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1999 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई 1992 में। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी में। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर के उत्पादन से। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? पंतनगर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? पंतनगर है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित था कौन थे? इंदिरा गांधी, एम एस स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम लोग संबंधित थे। ठीक है। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन से थे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मैक्रोनी गेहूं की सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है? तो असिंचित परिस्थितियों के लिए है मैक्रोनी गेहूं। ठीक है। ट्रिटिकेल किनके बीच संकरण से पैदा हुई है? गेहूं और राई के बीच। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेमी से क्या हो? अधिक होती हो। कपास के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? बीज से प्राप्त किए जाते हैं। भारत का शक्कर का पहला किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ठीक है। और ग्रीन गोल्ड क्या है? ये चाय है। ग्रीन गोल्ड क्या है? एक चाय है। फसल का प्रकार जिसमें हवा में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है उन्हें दलहनी फसलें कहते हैं। रेशम, प्रमुख रेशम की किस्म और राज्य देख लेते हो तो इरी रेशम कहाँ होता है? असम में। मूंगा रेशम का उत्पादन असम में। सातू रेशम का कर्नाटक में और टसर रेशम का उत्पादन झारखंड में। तो इरी रेशम और मूंगा रेशम असम में, सातू रेशम कर्नाटक में, टसर रेशम झारखंड में। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति किसकी है? अरहर की। मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है? अरहर की प्रजाति है। ललित एक उन्नत प्रजाति किसकी? अमरूद की। निर्यात है तो आम की पसंदीदा प्रजाति कौन है? अल्फांसो। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन थी? जया। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। अरहर का जन्म स्थान भारत माना जाता है। भारत है ही है, ठीक माना क्या जाता है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग में क्या होता है? पशुओं का प्रजनन होता है। ठीक है। और तुम्हारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से संबंधित थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कहाँ से संबंधित थे? संयुक्त राज्य
अमेरिका से। समान फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 के बीच। 6 से 7 के बीच पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 के बीच होना चाहिए फसलें उगाने के लिए। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका है? जिंक की कमी का सूचक है। भारत के चावल के कटोरे के रूप में किसे जाना जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को जाता है भारत के चावल के कटोरे रूप में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य शस्य कौन है? चाय, रबड़ और नारियल और कहवा। बागानी कृषि के चाय, रबड़, नारियल और कहवा। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? ये जंगल काटकर खेती के लिए सुखाने को छोड़ना है। ठीक है। लौंग कहाँ प्राप्त किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूँ। धान, मक्का, गेहूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त समझा जाता है, धान, मक्का और गेहूँ। ठीक है। सब्जी के लिए काम आने वाली पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है किसकी? सरसों की। पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है? सरसों की है। ये मटर क्या है? मटर की पत्ती भिन्न प्रजाति की है। अर्पणा बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान की। बरानी द्वीप किसकी फसल है? धान की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? अरहर की। बहार किसकी प्रजाति है? अरहर की। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ है? करनाल में। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान CTCRI कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान CTCRI कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI कहाँ है? मनीला में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है। फिर तुम्हारा हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी? सनई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या? नलकूप। माही सुगंधा किसकी फसल की प्रजाति है? धान की माही सुगंधा। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। राज 3007 किसी प्रजाति है? गेहूं की। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ है तुम्हारा? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं तुम्हारा क्या कहते हैं पौध संस्थान कहाँ है तुम्हारा? लखनऊ में है। केंद्रीय औषध एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ है तुम्हारा? लखनऊ में है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के खेत में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन के दाने में। ठीक है। उसके बाद प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं केंद्र देख लेते हैं क्या है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ है? कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ठीक है। भारत का प्रथम कृषि विद्यालय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। तो ये हमारे नोट्स थे घटना चक्र के, जो प्रीवियस ईयर के नोट घटना चक्र वालों ने दिए थे वही थे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।